वेलकम टू आरएस लॉ क्लासेस। और आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के विषय पर। प्रस्तावना जिसे भारतीय संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है, इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत लाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। यही प्रस्तावना आज हमारे संविधान की मूल उद्देशिका, जो हमारा मूल उद्देश्य बन चुकी है। प्रस्तावना जब हम शुरू करते हैं तो प्रस्तावना के मुख्य सार को हमें पूर्ण रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमें ये प्रस्तावना ना सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश होनी चाहिए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इस पूरी संविधान की प्रस्तावना को याद करने के लिए अब हमें इनको लाइन टू लाइन याद करते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग किसी संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो पहला शब्द लगभग सभी लोगों को याद होता है, हम भारत के लोग, क्योंकि हमारे द्वारा यानी भारत की जनता के द्वारा ये संविधान बनाया गया, जिसे भारत की संविधान जनता ने इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। तो पहली लाइन हम भारत के लोग और दूसरी लाइन है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो वर्ड है, इन वर्ड के सीक्वेंस पे काफी बार प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे आप बार बार इस लाइन को पढ़े ताकि आपको ये लाइन पूरी याद हो जाए और बोलने में भी आसानी हो। चलो अभी आप अटक रहे हो, लेकिन जब इंटरव्यू आप दो उस वक्त अगर आपको कहा जाए भारतीय प्रस्तावना बोलने के लिए, तो आपको ये लाइन जब पूरी याद रहेगी तो बहुत अच्छे से आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगली बात है तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ न्याय की बात कही गई है। कौन से प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा न्याय शामिल नहीं है। हो सकता है इसमें नैतिक वर्ड जोड़ देवे चौथे ऑप्शन में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसमें शामिल है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर क्या करते हैं, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अंगीकार यानी स्वीकार करते हैं, अधिनियमित जिसको अधिनियम में डाल दिया गया है, और आत्मार्पित यानी स्वयं को अर्पित करते हैं। इस प्रकार ये संविधान की प्रस्तावना, जिसके वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये सभी जो शब्द है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? भारत आंतरिक एवं बाह्य किसी भी दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत अपने गृह एवं विदेश नीति के मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है। जो देश अपने देश के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकता है उसे कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। और यहाँ अपना भारत जब अंग्रेजों के अधीन था तब प्रभुत्व संपन्न नहीं था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद अपना भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। अगला आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र, लोक का अर्थ होता है जनता, तो तंत्र का अर्थ होता है शासन। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित शासन है। यही होता है लोकतंत्र यानी जनता का शासन। समाजवाद। समाजवाद की जो संकल्पना ली गई है वो आर्थिक न्याय से ली गई है। प्रस्तावना में प्रयुक्त आर्थिक न्याय पदावली में समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है। इसके संबंध में एक प्रमुख वाद आता है DS नकारा बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। इसका अर्थ आर्थिक समानता एवं आय के समान वितरण से है। जब समाजवाद की अवधारणा आती है तो DS नकारा का प्रमुख वाद है। इसके संबंध में ये जो बातें बताई गई है ये समाजवाद को एक्सप्लेन करती है। पंथ निरपेक्षता। राज्य सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करता है। यह किसी राज धर्म यानी किसी राज्य के अपने एक धर्म पर विश्वास नहीं करता। सभी धर्म राज्य की दृष्टि में समान है, इसीलिए भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य देश कहा जाता है। अखंडता। भारतीय संघ में किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं। इस शब्द का समावेश पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया है। यहाँ पर हमने राज्य को शक्तियां दी गई है, लेकिन जब भी आपातकाल या अन्य स्थिति उत्पन्न होती है तो सारी शक्तियां संघ में निहित हो जाती है, तो इसे एक अखंडता वर्ड दिया गया है। सभी राज्य संघ से जुड़े हुए हैं, तो भारत एक अखंड राज्य बन गया है। गणतंत्र। भारत में वंशानुगत राजा का अंत हो गया। भारत का राज्य अध्यक्ष देश की जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। जहां पर वंशानुगत राजा होता है वहां पर राजतंत्र होता है, ना कि गणतंत्र। गणतंत्र वहां होता है जहां पर देश की जनता अपने राज्याध्यक्ष को चुनती है। इस प्रकार हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणतंत्र जैसे शब्दों का मीनिंग देखा। अब हम एक प्रश्न आता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया या नहीं। तो पहला आंसर होता है संशोधन किया गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि
संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा 1 बार। तो तीसरा प्रश्न आता है कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो उसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1976 में। इस संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसे हम SPA हिंदी के अकॉर्डिंग हम SPA करके शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो अपना बनाना चाहे वैसे शॉर्ट फॉर्म बना के सीक्वेंस इसका याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके सीक्वेंस से काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसके संबंध में 1 बार संविधान संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन है और 1976 में ये लागू हुआ। अब प्रश्न आता है इसके संबंध में 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इसकी तारीख है 3 जनवरी 1977। आप याद रखें क्योंकि एक बार आ चुका है ये प्रश्न। 42वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? ये 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया। प्रस्तावना में डेट आती है 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर 1949 और हम एक डेट पढ़ते हैं 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में दिन घोषित किया गया, या फिर विधि दिवस भी इसे कहा जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे। 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद है वो लागू किए गए, जैसे नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, और ये जो है 5 से 9, आर्टिकल 16, आर्टिकल 324 जो निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 366, 367 जो निधियों से संबंधित है, आर्टिकल 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 स्वयं। अब 394 में ये लिखा हुआ है 394 लागू होगा तभी ये बाकी जो अनुच्छेद है वो लागू होंगे। तो कुल मिला के 16 अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और ये तारीख क्यों ली गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। उसी दिन को महत्व देने के लिए 26 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। अब प्रश्न आता है कि संविधान जो उद्देशिका है संविधान की, उसमें संशोधन के संबंध में क्या संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस आए और संसद, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य हमेशा ही इसके संबंध में एक वार्तालाप चलती रही है। सबसे पहले A.K. गोपालन के संबंध में हम पढ़ते हैं। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का ये मामला है। इसमें कहा गया कि उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ इसके संबंध में उद्देशिका में संशोधन नहीं कराया जा सकता, इसके संबंध में A.K. गोपालन में कहा गया। दूसरा केस आया इन री बेरूबारी बनाम यूनियन 1960 का मामला। इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ये एक ऐसा केस है जिसने उद्देशिका को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया। इस केस पर काफी बार प्रश्न आ चुका है, तो आप इस केस को महत्वपूर्ण समझते हुए इसे याद रखें। अगला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो उद्देशिका की जो महत्व बता रहे हैं गोलकनाथ वाले केस में जस्टिस सुब्बा राव ने उद्देशिका का महत्व बताया और उसके जो मुख्य आदर्श है और आकांक्षाएं हैं उनको बताने का कार्य करती है ये उद्देशिका। तत्पश्चात केशवानंद भारती का मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। बेरोबारी निर्णय को इसने उलट दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसके आधारभूत ढांचे को
बदला नहीं जा सकता। ये संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। परंतु 42वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 जोड़कर संसद को उद्देशिका में संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी गई। तत्पश्चात मिनर्वा मिल्स का मामला आया, जिसमें अनुच्छेद 368 के क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और वही स्थिति रखी केशवानंद भारती वाली, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसे बदला नहीं जा सकता। इसके संबंध में कुछ कोटेशन है। सर अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकाल सपनों का विचार है। के मुंशी ने कहा, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। और प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम भी के मुंशी द्वारा दिया गया। पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा कहा गया, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा। N.A. पालकीवाल द्वारा उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है कहा गया। इस प्रकार संविधान के संबंध में बहुत सी कोटेशन आई है, जिसको एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। उद्देशिका की क्या उपयोगिता है, इसके संबंध में देखते हैं। संविधान के स्रोत का उल्लेख करती है। उद्देशिका जो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, अखंडता इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख करती है, जिससे इसके स्रोत पता चलते हैं। दूसरा है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करना। भारत की जनता के द्वारा, हम भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का उल्लेख। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत पूर्ण रूप से जो संविधान का उद्देश्य है, अपने किन आदर्शों को लेकर संविधान चलता है, उनका उल्लेख भारतीय प्रस्तावना में मिलता है। संविधान एक कुंजी है जिसके द्वारा संविधान निर्माताओं के विचारों को जाना जाता है। यहाँ पर संविधान का निर्माण अंबेडकर और अन्य बहुत सारे विचारकों द्वारा मिलकर बनाया गया। तो विचारक क्या कहना चाहते थे, संविधान के निर्माण में उनके क्या उद्देश्य थे, वो क्या चाहते थे, किस तरह का अपना देश होना चाहिए, अब उनके विचारों को एक जगह समेट के रख दिया भारतीय प्रस्तावना में, जिसमें वो न्याय की बात करते हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, अखंडता, एकता, इन सभी की बात करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि संविधान निर्माता किस उद्देश्य से ये संविधान बनाना चाहते थे। संविधान आधारभूत ढांचा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, इसका बेसिक है। अगर संविधान में से प्रस्तावना को निकाल दिया जाए तो ऐसा होगा कि इसका मूल भाग निकाल दिया गया, इसलिए इसको एक अभिन्न अंग माना गया है। इस तरह से हमने भारतीय संविधान के संबंध, संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं सिर्फ प्रस्तावना पर, वो हमने पूरे किए। अब प्री परीक्षा में आए तो फैक्ट के बेस पर हमने काफी सारे प्रश्न को देखा। मुख्य परीक्षा में आए तो प्रस्तावना पर आ सकता है, इसमें अमेंडमेंट पर आ सकता है। आप शॉर्ट फॉर्म में इसके अमेंडमेंट, इसमें कौन से शब्द जोड़े गए उसके संबंध में लिख सकते हैं। इसके अलावा उस उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।